क्या दिक्कत है गोपालगंज से मंगल पांडे को? 8 साल से आप उसी में लगे हुए हैं, एयरपोर्ट बनाने में। आप इसमें कहां लगे हैं कि यहां से ट्रेनों की सुविधा दी जाए? लगे हुए हैं हवाई अड्डा बनाने के लिए। कितना एयरपोर्ट में कितना लोग जाते हैं, लेकिन आए दिन उनका बयान आता है कि बाउंड्री हो गया, अब जो है उसका प्लास्टर शुरू हो गया, बिल्कुल जमीन का जो है रिकवरी शुरू हो गया। भाई ये तो सुनते सुनते फिर 5 साल आ जाएगा, हार जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। आज बिहार को सबसे ज्यादा जरूरत है तो तेजस्वी जैसे लीडर की जरूरत है। मैं बीजेपी से नहीं हारा हूं। ये थकी हुई सरकार है, सोई हुई सरकार है, मरी हुई सरकार है। मात्र 17 महीने में बिहार में क्या किए छोड़ दीजिए। मैं गोपालगंज की बात करता हूं, 100 बेड का अस्पताल। ये तो बड़का झूठा पार्टी की सरकार है, और बड़का झूठा पार्टी तो सिर्फ झूठ बोलती है। इस मरी हुई सरकार को जगाने का काम किए और 5 लाख नौकरी देने का काम किया। तो आप अस्थिर रहिए ना, आप निर्दलीय बने रहिए ना। क्यों इतना बेचैन हो गए महागठबंधन के लिए? अपनों नहीं लूटा गैरों में कहां दम था, किस्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। भाजपा की साजिश, भाजपा का दुष्प्रचार। सरकार, आप लोग जो सरकार झूठी फरेब सरकार बनी है उसको हटाइए। ये सरकार हटेगी तब जाकर के सुधार होगा। दोस्तों नमस्कार, आप सभी जनता जज देख रहे हैं। आज के हमारे अतिथि हैं गोपालगंज सदर विधायक प्रत्याशी मोहन गुप्ता जी, जो कि राजद से प्रत्याशी हैं। मोहन जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारी पॉडकास्ट। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके इस कार्यक्रम में आने का हमको मौका मिला, इसके लिए आपको बहुत थैंक्स, शुक्रिया। पिछली बार उपचुनाव में मामूली से अंतर से चुनाव हार गए थे, कहाँ कमी रह गई थी? देखिए, मेरे जीवन का पहला चुनाव था, और वो भी चुनाव एक सिंपैथी के खिलाफ लड़ना पड़ा। आप समझ सकते हैं कि सिंपैथी ऐसा फैक्टर है जिसमें लड़ना बहुत मुश्किल है। फिर भी अब बड़ी बहादुरी से और बड़े आशीर्वाद मिला हमको, यहाँ की जनता का बहुत प्रेम मिला। सिंपैथी क्या मतलब? सिंपैथी मतलब जिनसे मैं चुनाव लड़ा, उनके हस्बैंड यहाँ 20 साल विधायक रहे, मंत्री रहे, और काफी लोकप्रिय। सुभाष सिंह की बात कर रहे हैं? सुभाष सिंह की बात बोल रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सिंपैथी के खिलाफ लड़ना था। और दूसरी बात, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि 2020 में मेरी पार्टी 42,000 मतों से हारी थी। यस। 2020 में महागठबंधन चुनाव लड़ा तो 42,700 के आसपास में मतों से हम पराजित हुए थे। लेकिन मात्र 2 साल में माननीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में और लालू यादव जी के आशीर्वाद से हमको टिकट मिला, और उस दूरी को मैंने मात्र 1700, जहां 42,700 से हारे थे, हमारी पार्टी हारी थी, वहां मैं मात्र 1700 से ही पीछे रह गया। तो मैं समझता हूं कि मैं बीजेपी से नहीं हारा हूं। उसका कारण यह है कि अपनों नहीं लूटा गैरों में कहां दम था, किस्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। अगर हमारे गठबंधन से, आप जैसा चुनाव में जानते हैं कि मेरे गठबंधन के ही वोट का खुद बड़ा बंटवारा हो गया। लगभग 20 से 22,000 वोट मेरे गठबंधन से नुकसान हुआ। इसलिए ये चुनाव मैं हारा नहीं हूं। आप कहीं जनता का हमको, और फिर से ओवैसी के पार्टी असलम मुखिया की ओर नहीं इंगित कर रहे हैं? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं रखना चाहता। मतलब इंगित वहां नहीं ना? हाँ, लेकिन मेरे समीकरण का वोट था। अच्छा। और इस समीकरण का वोट अब की बार कहीं जाने वाला नहीं है। पिछली बार का अलग माहौल था, और माहौल क्या, अब आप देख रहे हैं। अब मैंने बताया कि 2020 में हम लोग 42,000 मतों से, 42,700 मतों से पीछे थे। उसको हम लोगों ने कितना, अच्छा उसके बाद एक और बात, बीजेपी जो है, जिसका नाम बीजेपी है, उसको आप बड़का झूठा पार्टी भी कहिए तो कहीं गलत नहीं होगा। अब आप पूछेंगे क्यों? क्यों? अब जैसे मान लीजिए कि चुनाव के दिन
10 बजे दिन में एक अफवाह टीवी न्यूज बना करके और फेसबुक के माध्यम से प्रसारित किया जाता है कि मोहन प्रसाद गुप्ता का नामांकन हुआ रद्द। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप बताएं कि जब चुनाव के मैदान में जब नॉमिनेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो उसका मालिक कौन होता है? आरओ होता है। आरओ कौन होता है? सिविल एसडीओ होते हैं विधानसभा का। तो आरओ बयान दे रहे हैं कि गलत है, झूठा अफवाह मत फैलाइए। और लोग लगा भी फैलाई थी बीजेपी का पूरा, उसमें मैंने एफआईआर किया था। मैं चुनाव मैदान में देहात में ग्रामीण इलाके में था, मैं छोड़कर आया टाउन थाना में। सबसे पहले मैं 9 आदमी पर, मैंने 9 लोगों पर एफआईआर किया। वो बीजेपी के लोग थे जो अपने आईडी से डाले थे, और उसमें 7 आदमी की गिरफ्तारी, 5 आदमी की गिरफ्तारी भी हुई थी। तो खैर गिरफ्तारी हुई, लेकिन उसका असर हमको भुगतना पड़ा कि उतना 2-3 घंटों में जो मुझे जो मेरे साथ जो साजिश हुआ उसमें मुझे काफी नुकसान हुआ। तो बहुत सारे कारणों की वजह से मैं चुनाव हार गया था, और भी कई कारण थे। झूठा मुकदमा का अफवाह फैलाया गया। आप जानते हैं कि हम पर 107 का भी मुकदमा नहीं है। बीजेपी हैरान कि भाई ये कैसा कैंडिडेट है, 107 का भी केस नहीं है। शायद ही देश में कोई ऐसा चुनाव लड़ने वाला हो जिस पर 107 का मुकदमा नहीं हो। परेशान, झूठा मुकदमा। रांची में कोई मुकदमा हुआ था मोहन गुप्ता पर। यानी आप मुख्य रूप से अपने हार के पीछे वो 2 घंटे का भाजपा की साजिश, भाजपा का दुष्प्रचार, तमाम अवरोधों के बाद भी अगर बीजेपी जैसी झूठी पार्टी, आप हमेशा से इनका यही काम है कि झूठ के आधार पर, धर्म के बंटवारे के आधार पर चुनाव जीतना और लड़ना। अच्छा, आप ओवैसी की पार्टी की वोट को अपना वोट समझते हैं, मतलब वो जो है मुस्लिम ओवैसी के पार्टी के वोट को। फिर ओवैसी ने 12,000 से ज्यादा वोट गोपालगंज में हासिल किए। जब आप लोग कहते हैं कि वो भाजपा विरोधी वोट बिखरे नहीं, तो आप लोग फिर ओवैसी के पार्टी को अपने गठबंधन में शामिल क्यों नहीं करते हैं? देखिए, हमारी पार्टी एक विचारधारा की पार्टी है, समीकरण की पार्टी नहीं है। और जब तक आप विचारधारा की पार्टी नहीं बनेंगे, जब तक आप विचारधारा को नहीं मानेंगे, तब तक अब समझौता करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो लोग सर्वे सर्वा हैं। इन सब चीजों के लिए उनको हम लोगों ने वही अधिकृत हैं कि किससे समझौता होगा, किससे नहीं होगा। और AIM कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग उनसे अलग हैं। हम लोग कोई उनका जो है हर बातें, हम उनकी बहुत सारी बातें हमें अच्छी लगती हैं। तो फिर वो आपसे अलग भी नहीं है और फिर उनको अपने साथ भी नहीं रखेंगे, ये दोहरा नीति। अब देखिए, पप्पू यादव का विचारधारा तो आप जानते ही हैं, क्यों नहीं हम लोग के साथ हुए? निर्दलीय लड़ गए, आप ही के गठबंधन, लोकसभा का लड़ गए, आप ही गठबंधन में है ना अभी। गठबंधन उस समय जब चुनाव लड़े लोग, तो गठबंधन से तो नहीं लड़े, निर्दलीय लड़े। तो अब आप कहिए कि उनसे क्यों नहीं हुआ समझौता, कैसे हो जाए, जरा आप समझा दीजिए। आप कहीं कुछ एक विचारधारा लेके चलिए, एक अपना सामंजस्य लेके चलिए ना, कि हमको सामाजिक विचारधारा के साथ चलना है। इनके साथ किन किन लोगों के साथ चलना है। किस कारण से ओवैसी की विचारधारा आपकी पार्टी से नहीं मिलती है? अब विचारधारा का मतलब ये हुआ कि समाज में सभी विचार के लोग हैं। एक विचारधारा को मानने वाले लोग हमारे राजद में नहीं है जी। तो वही कारण है, और कोई कारण नहीं है। हमसे अलग थोड़े हैं, हम लोग अलग थोड़े मानते हैं। मतलब वो अगर चाहे, पप्पू पांडे, देखिए मैं कहा कि पप्पू यादव की मैंने बात कही, मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि पप्पू यादव की क्या विचारधारा है। अभी कांग्रेस में है, गठबंधन में है। आप गठबंधन से निकल के आप चुनाव लड़ गए और फिर कह रहे हैं गठबंधन में है, लेकिन जीते भी। जीतना और वैचारिक मतभेद
नहीं रखना, दोनों में अंतर है। ये भी तो हो सकता है कि आपके गठबंधन कांग्रेस से जो है उनको सही आंका नहीं और उन्होंने अपने भरोसा को दिखाने के लिए चुनाव लड़ा हो और जीत के साबित भी तो किया हो। आप अस्थिर रहिए ना, आप निर्दलीय बने रहिए ना, क्यों इतना बेचैन हो गए महागठबंधन के लिए? आप पार्टी के विरोध करिएगा। हम 1985 से इस पार्टी में हैं। 1977 में हमको याद है कि कर्पूरी ठाकुर के जमाने में हम थे 10th में थे, 10वां क्लास में थे। उस समय हम लोग एक नारा जो हम लोग के खिलाफ गूंजता था, जिसका हम लोग विरोध किए कि कर्पूरी कर्पूरा और छोड़ गद्दी उठाओ छोड़ा का नारा यहाँ के संबंधियों ने दिया था। उसका हम लोग विरोध किए थे, उसके लिए हम लोग रोड पर आकर लड़ाई लड़े थे। बच्चा थे उस समय, ये 77 की बात है। और उस समय जब चुनाव हुआ 77 में, आपको याद होगा, गोपालगंज से राधिका गुप्ता चुनाव लड़ी थी विधानसभा। हम पैदा नहीं लिए थे। 32,000 मतों से जीती थी 77 में। और कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री हुए, पहला मुख्यमंत्री, बिहार का पहला मुख्यमंत्री पिछड़ा समाज से हुए, और जिनके वजह से ये बिहार की विचारधारा धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ। सर, आपकी पार्टी पढ़ाई, दवाई और कमाई पे बात कर रही है। तेजस्वी जी हर जगह यही बोल रहे हैं। शिक्षा महंगी होती जा रही है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें जहां तक याद है 2014 के पहले जो मध्यम वर्गीय क्लास के लोग थे, उनके घर के बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल करना थोड़ा सा आसान था जी। उस समय। मेरा लड़का भी डॉक्टर है, मेरी बेटी भी डॉक्टर है, मेरी 4 बेटियां भी, भतीजियां भी डॉक्टर हैं। तो उस समय प्राइवेट कॉलेज का फीस हुआ करता था 2,20,000, 1,80,000। ये बात हम कर रहे हैं आपको लगभग 7-8 की, 2007 7 और 7 से लेके 14 के बीच में ये ज्यादा से ज्यादा गया 2,80, 3, मतलब 3 के अंडर 3, 2,80, 3। तो सालाना 2.5 लाख से 3 लाख तक तो कोई व्यक्ति पे कर सकता था। सक्षम आदमी। आज की स्थिति क्या है? 20 लाख से कम कोई प्राइवेट कॉलेज का फी नहीं है। क्या गरीब के बच्चे पढ़ हो पाएंगे डॉक्टर? गरीब के बच्चे हो पाएंगे इंजीनियर? कभी नहीं होंगे। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे? सरकार, आप लोग जो सरकार झूठी फरेब सरकार बनी है उसको हटाइए। ये सरकार हटेगी तब जाकर के सुधार होगा। अच्छा, शिक्षा की बात आपकी पार्टी करती है। आज रैली हुआ था, उस रैली में एक बहन जो शिक्षिका थी वो अपनी स्कूटी से जा रही थी। एक वायरल वीडियो हुआ है आज ही, जिसमें उसे दिखाया गया है कि आंदोलनकारियों ने उसको हो करके उसको रास्ता चेंज किया। चलिए ठीक है, आंदोलन सही है, क्या ये तरीका सही है? नहीं, ऐसा तो हमने कहीं नहीं सुना, नहीं देखा है। ऐसा हुआ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इसकी निंदा करते हैं ना? ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। इसी क्रम में, आंदोलन के क्रम में एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक एम्बुलेंस पर कोई जा रहा है और उसको एम्बुलेंस को रोक दिया गया है। क्या इसकी निंदा आप करते हैं? देखिए, मैंने उसको तो नहीं देखा है, लेकिन मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं जिसमें लोग अपना धरना पर बैठे हुए हैं, वो लोग अलग हट करके और सबसे पहले उस गाड़ी को निकलवाया है। ऐसा कई तरह का कितना हम देखे हुए हैं। मतलब तो उनको आगे अब बढ़ाया वो फेक भी हो सकता है। अच्छा सर, ये बताया जाए कि आपका विजन, अगर आप बहुत मामूली अंतर से हारे थे, हो सकता है कि अगली चुनाव में आप जीत जाएं। अगर आप जीतते हैं तो आप गोपालगंज को कैसा देखना चाहते हैं? ये तेजस्वी यादव जी, जैसा आपने पहले भी क्वेश्चन किया है कि आपकी पार्टी क्या क्या की है और क्या शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे तमाम क्षेत्र में, तो 17 महीने की सरकार थी जिसमें तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने रहे। थे। और मात्र 17 महीने में बिहार में क्या किए छोड़ दीजिए। मैं गोपालगंज की बात करता हूं। 100 बेड का अस्पताल, गोपालगंज का अस्पताल, जिसके पहले मंगल पांडे जी मंत्री थे और नींव निकाल कर छोड़ दिए थे 7 वर्षों से, उसको उन्होंने 15 महीने में बना करके और अभी स्टार्ट की स्थिति में लाने का काम। 32 करोड़ रुपया उन्होंने दिया था उस अस्पताल के निर्माण के लिए, 100 बेड अस्पताल के निर्माण के लिए। 7 साल से बंद काम 17 महीने में पूरा हुआ। अभी आगे आइए, आप जानते हैं
गोपालगंज एक पिछड़ा इलाका है, यहाँ इलाज की बहुत कमी है। थावे में उन्होंने 500 करोड़ का मेडिकल कॉलेज देने का काम किया। क्या हुआ? 17 महीने के बाद उसे पेंडिंग में डाल दिया गया। जमीन रिकवरी, जमीन का भी जमीन अधिग्रहण हो गया, उद्घाटन हो गया, उसका शिलान्यास हो गया। पैसा 500 करोड़ रुपया दे दिया सरकार ने तेजस्वी जी के रीजन में, जिस समय वो हेल्थ मिनिस्टर थे, उसको रोक दिया गया। क्या दिक्कत है गोपालगंज से मंगल पांडे को? यानी आप कह रहे हैं कि मंगल पांडे गोपालगंज का ग्रोथ नहीं देखना चाहते? बीजेपी नहीं देखना चाहती है। मतलब बीजेपी? हाँ, बीजेपी को आप क्यों इसलिए कहते हैं कि गोपालगंज विधानसभा, गोपालगंज लोकसभा से इतना भर भर के लोग वोट देते हैं, और एक साधारण एक गोपालगंज मेडिकल कॉलेज रहता तो उत्तर प्रदेश से लेकर के और मोतिहारी से लेकर के और इधर सारे इलाके के लोगों का इलाज फ्री में होता। आज क्या है देख लीजिए, स्वास्थ्य के नाम पर कितना लूट है। तेजस्वी यादव 17 महीने के कार्यकाल को अपना स्वर्ण काल आप लोग बताते हैं। हाँ, उसमें एक चीज और आपको बताना भूल गए। 2020 में उन्होंने वादा किया था कि मैं अगर मुख्यमंत्री बना तो 10 लाख नौकरी दूंगा, किया था ना। और जब 17 महीने की सरकार थी, इस सोई हुई सरकार को, इस मरी हुई सरकार को जगाने का काम किए और 5 लाख नौकरी देने का काम किया। यानी कि अगर वो रह गए होते तो 10 लाख पूरा कर 10 लाख हो जाता। लेकिन आप 17 महीने में जो 5 लाख देने की क्षमता रखता है जी, वो क्या दिक्कत है? उसको 10 साल में तो कुछ भी दे सकता है, आराम से 10 लाख नौकरी देता। अंदर क्षमता होनी चाहिए काम करने की, लोगों की जो दिक्कतें हैं उनको सुनने की, समझने की। आज बिहार को सबसे ज्यादा जरूरत है तो तेजस्वी जैसे लीडर की जरूरत है। सर, 17 महीनों में तेजस्वी जी ने आपकी नजर में कमाल का काम किया, लेकिन एक बात ये भी बताए कि वो उप मुख्यमंत्री थे और कोई भी काम सैंक्शन होता है मुख्यमंत्री के कलम से। अगर नीतीश जी नहीं चाहे होते तो क्या तेजस्वी इतना कमाल कर पाते? सोई हुई सरकार को जगह, मैंने आपको बताया अभी। तो क्या नीतीश कुमार तो सोए हुए हैं। आज के डेट में देख लीजिए क्या हो रहा है। उनके तेजस्वी जी के बैक होने के बाद से कै गो काम हुआ है बता दीजिए, एक भी काम गिना दीजिए। उद्घाटन तो हो रहा है, अभी शिलान्यास तो हो रहा है, वोट का समय है, शिलान्यास अब हो रहा है वोट लेने के लिए। जी जी जी, एक भी काम बता दीजिए। चलिए पिछले बार जो तेजस्वी यादव ने किया मेडिकल कॉलेज, उसी को बनवा दिए होते। आप सदर अस्पताल का जो आज की जो स्थिति बनी हुई है उसको ठीक कर दिए होते। क्या आप 100% कंफर्म है कि आपकी अगर सरकार आती है या आप आते हैं तो वो जो थावे में जो मेडिकल कॉलेज अभी बना नहीं, मतलब अभी नहीं हुआ उसका काम, वो पूरा हो जाएगा? 100%, एकदम 100%, कहीं दो राय नहीं है। पहला काम तेजस्वी जी मुख्यमंत्री का दस्तखत करने के बाद से जब गोपालगंज आए माता जी का दर्शन करने दुर्गा मंदिर में, तो उन्होंने कहा कि मैं ज्वाइन करने के बाद पहली बार ये सैंक्शन किया है 500 रुपया, 500 करोड़ का सैंक्शन मैंने कराया है। पहला काम क्या उनको देखिए, गोपालगंज के रहने वाले हैं, गोपालगंज का ददियाल है, उनका ननिहाल है, उनको गोपालगंज से बहुत प्रेम है। सही? हाँ, बहुत प्रेम है, मैं उनको जानता हूं। आप किसी भी सभा में, गोपालगंज के किसी भी सभा में एक बार जरूर चर्चा करते हैं कि मेरा ददियाल यहाँ है, मेरा ननिहाल यहाँ है। उनका ददियाल यहाँ है, उनका ननिहाल यहाँ है, लेकिन वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब नालंदा के रहने वाले हैं, नालंदा को स्वर्ग बना दिए हैं। तेजस्वी यादव खैर उप मुख्यमंत्री रहे, लालू यादव और राबड़ी देवी दोनों यहाँ की मुख्यमंत्री रहीं। दोनों मुख्यमंत्री रहते हुए गोपालगंज को कौन सा सौगात दे दिया कि यादगार रखा जाए? अब देखिए, बिहार में जहां कल कारखानों के नाम पर कुछ नहीं था, जब रेल मंत्री हुए तो चक्का पहिया कारखाना दिए कि नहीं दिए? दिए। इंजन बनाने का कारखाना मसरख में दिए कि नहीं दिए? कुछ नहीं किए। आपका को फैक्ट्री लगाया है नीतीश जी। अच्छा, गोपालगंज के लिए क्या किए रेल मंत्री? ये तो परमंडल, सारण परमंडल अलग थोड़ा है। नहीं, यहाँ के लोग भी जाकर उसमें नौकरी करते हैं, गोपालगंज के लिए रेलवे मंत्री रहते हुए लालू यादव ने क्या किया? एक फुलवरिया का ट्रेन चलवाया। क्या गोपालगंज इसका हकदार नहीं था कि एक बड़ी लाइन यहाँ चलती? बड़ी लाइन
बड़ी लाइन चली नहीं है, बड़ी लाइन शुरू नहीं हो गया। ये बड़ी लाइन चली, लेकिन हाँ। लालू यादव की आप सरकार कितना में तो दिन नहीं थे? चली। आप सुनिए ना, अब 5 साल उनको समय मिला। पहली बात, 5 साल में रेल मंत्री काल में उन्होंने आजादी से लेके और उनके मंत्रिमंडल होने तक कभी नफा में नहीं गया था, कभी फायदे में नहीं गया, और 90,000 करोड़ उसने कमा के देने का काम किया लालू यादव जी। बेशक दिया, एक्सेप्ट। उन्होंने रेल का 1 रुपया किराया नहीं बढ़ाया, लेकिन उसको कोई नहीं, बीजेपी के लोग नहीं कहेंगे, अभी जानते होंगे तो नहीं कहिएगा ना, हम बता रहे हैं कि फायदा उन्होंने दिलवाया है। 90,000 करोड़ का फायदा दिलवाया रेल को, और 1 रुपया किराया 5 साल तक नहीं बढ़ा। और गरीब रथ, पहली बार उन्होंने गरीबों के लिए गरीब रथ चलाने का काम किया। आपका एगो ट्रेन चलाया है गरीबों के लिए, कई हजार करोड़ कमा के दिए हैं रेलवे से। अभी तो एक भी अगर दिल्ली जाना हो तो 2 महीना तक 3 महीना तक किसी भी ट्रेन में कोई जगह नहीं है। ट्रेन से लेके याद पड़ा कि एक ट्रेन गोपालगंज होते हुए जाने वाली थी, गोरखपुर से पटना को जाने वाली थी, जिसका रूट चेंज करके बेतिया से कन्वर्ट करा दिया गया। अब बताइए किसकी कमी रह गई? आप इसका सवाल तो आपको बीजेपी के नेताओं से करनी चाहिए ना। तो कि हमारे आपने 20 साल में कई गो ट्रेन दिया? आज छपरा से दिल्ली जाने के लिए क्या एक भी ट्रेन है? क्या छपरा सिवान गोपालगंज होते हुए कलकत्ता जाने का एक भी ट्रेन है? नहीं है। बॉम्बे जाने के लिए ट्रेन है? नहीं है। क्यों नहीं है भाई? ये हम थोड़े ना करेंगे, या आप ही ना करेंगे, या तो करेंगे या कराएंगे। बनाइए हमारी सरकार, हम करेंगे। तो आप कराएंगे ना? हमारी सरकार, ये तो बड़का झूठा पार्टी की सरकार है, और बड़का झूठा पार्टी तो सिर्फ झूठ बोलती है। आप नहीं करेंगे, सही है, क्योंकि आप अभी सत्ता में नहीं है, लेकिन आप विपक्ष में बैठे हैं तो आपकी भूमिका है, विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है। तो विपक्ष क्यों नहीं हो हल्ला करती है कि ये होना चाहिए? आपका यहाँ एमपी कौन है? उनसे हम लोगों ने 1000 बार कहा है कि यहाँ कम से कम दूरी का जो दूरी जाने वाले ट्रेनें हैं उनको आपने लाइए। लगे हुए हैं हवाई अड्डा बनाने के लिए। कितना एयरपोर्ट में कितना लोग जाते हैं, कितना लोग हवाई जहाज से जाते हैं? कम लोग, 500 अंडर। आप 5 साल पहले और 3 साल इधर, 8 साल से आप उसी में लगे हुए हैं एयरपोर्ट बनाने में। आप इसमें कहने लगे हैं कि यहाँ से ट्रेनों की सुविधा दी जाए। तो आपकी बातों का क्या असर हुआ? जीरो, कोई असर नहीं। यानी कि एक सम्मानित प्रतिनिधि की बात अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो पूरे गोपालगंज के लोगों का डिमांड है कि यहां से दूरी का ट्रेन दिया जाए, लेकिन आए दिन उनका बयान आता है कि बाउंड्री हो गया, अब जो है उसका प्लास्टर शुरू हो गया। बिल्कुल, जमीन का जो है रिकवरी शुरू हो गया। भाई ये तो सुनते सुनते फिर 5 साल आ जाएगा, हार जाएंगे, काम खत्म हो जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं अब हार जाएंगे? वो कुछ हारना ही है, बिल्कुल हारना है। कितना झूठ बोलिएगा, बिल्कुल, कितना बार बोलिएगा? हालांकि वो बात उनके तो आका जो है माननीय नीतीश कुमार जी ही सो गए हैं। जाते हैं बौद्ध धर्म के में पूजा करने के लिए तो आरती दिखाते हैं। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं। हम लोग, आप माननीय मुख्यमंत्री हैं, हम लोग कुछ नहीं कहना चाहते हैं। ये थकी हुई सरकार है, सोई हुई सरकार है, मरी हुई सरकार है। आप लोग इस सरकार से है कुछ अब होने वाला नहीं है। आने वाला बदलाव का लहर चल दिया है बिहार में, बदलाव होगा, बिहार में बदलाव होगा, तेजस्वी की सरकार बनेगी। और आप देखिएगा किस रफ्तार से विकास का काम होगा, किस रफ्तार से यहाँ बेकारी दूर होगी, महंगाई पर काम होगा, बेरोजगारी पर काम होगा, कार्रवाई होगी, सुनवाई होगी, ये सारी चीजें होंगी तेजस्वी की सरकार में। बिल्कुल। इतने दिनों देखा है औरों का सरकार, एक बार इनको भी देखा जाएगा। अरे हम तो कह रहे हैं ना कि 17 महीने में जो उन्होंने एक ट्रेलर दिखाया है, जाहिर है कि फिल्म बढ़िया होगा। चलिए ठीक। आपके सुप्रीमो, मतलब अभी तो सुप्रीमो के तौर पे तेजस्वी यादव ही हैं। तेजस्वी यादव कहते हैं कि माई बहन मान योजना के तहत हम प्रत्येक महिला को 2500 रुपया सम्मान राशि देंगे। कहते हैं ना, वो कहाँ से लाएंगे? ये तो 6 करोड़ महिलाएं हैं, वो बजट से बाहर हो जाएगा सर, कहाँ से देंगे वो? आप एक चीज बताइए कि हर साल हजारों हजार करोड़ रुपया बड़े बड़े पूंजीपतियों का माफ किया जा रहा है। किसानों का पैसा माफ हो रहा है, गरीबों का पैसा माफ हो रहा है,
होता था पहले जमाने में, हम भी सुनते थे कि किसानों का कर्जा हुआ माफ, किसानों को सब्सिडी पर मिला खाद, सब खत्म। क्या हो रहा है? तो जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो मुट्ठी भर लोग हैं, उनके लिए बैंक खोल दिया गया है। अगर उनके पास थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा है तो सब ब्याज माफ कर दिया जा रहा है। 90,000, 100,000, आप कई अडानी लाख और करोड़। अंबानी की ओर जा पहले रहे मेरी हैं, बात तो सुन लीजिए सर, आपने जब इसको छेड़ दिया है। अडानी अंबानी की ओर जा रहे हैं आप। बिल्कुल जाएंगे। ये मुट्ठी भर लोग कौन है? मुट्ठी भर लोग, यही लोग तो सरकार चला रहे हैं ना। आपका बीजेपी का पूरे देश में कार्यालय बन गया। जी, 70 साल कांग्रेस रहा, उसका 1 कट्ठा जमीन कहीं नहीं है। आलीशान कार्यालय बने सब। और पूरे देश में आलीशान कार्यालय बना। कहां से आया पैसा? कहां से आया? इसका सवाल तो आप बताएंगे हम ना, तो जनता पूछते को हैं आप ना। बताएंगे ना कि हम तो पैसा पूछ कहाँ रहे से आया है। हैं माननीय मोदी जी से, जरा हमको बताओगे कहां से इतना रुपया आया। आप मात्र 5 साल में पूरे देश में जमीन लेकर ऑफिस बन गया। किसका पैसा था? कौन दिया? कहां से आया? तो आप उजागर कीजिए कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है। ये तो सवाल हम करेंगे, उजागर तो साहब ना करेंगे। हम तो सवाल कर रहे हैं। हमारा तो काम अब है। सवाल हम ही करें, जवाब हम ही नहीं, दें। हमारा काम है ये प्रश्न आपके सामने रखना। मेरा सवाल, यही तो मेरा सवाल है। मेरा सवाल है, आम जो लोग सुन रहे हैं सबसे मेरा सवाल है। तो वो पार्टी कह सकती है ना कि उसे चंदा मिला है, उस चंदे के पैसा से अपना बना रही है। उसका हिसाब दे देना, कितना चंदा दे रहा है भाई, कितना आमदनी है। एक बार तो आया था चंदा की, जिसको 50,000 करोड़, 5,000 करोड़ का आमदनी है और 8,000 करोड़ चंदा आया है। आप देखे होंगे कैसे चंदा दे दिया आपने। 8,000 करोड़, 3,000 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, आमदनी आपकी 40 करोड़, 30 करोड़, चंदा आपका 120 करोड़। देखिए, सारी बातें जनता समझ चुकी है। आपकी पार्टी आप कहाँ से जानते हैं कि जहां चिल्ला रहा था ना बीजेपी 400 पार, चले आए 240, 240, 250 पार नहीं किए। फिर भी सरकार बनाए। सरकार बनाए, लेकिन कमजोर सरकार है। ये सरकार मजबूत सरकार नहीं है, डरी हुई, सहमी हुई सरकार है। सर जी, हमारा प्रश्न था 2500 रुपया वो कहाँ से देंगे? एकदम दे, वही तो कह रहे हैं। जो पूंजीपतियों को पैसा देते हैं, माफ करते हैं उनका कर्जा, नहीं कर्जा माफ करेंगे, गरीबों को देंगे, महिलाओं को देंगे, वैसे लोगों को देंगे जो जिसके लिए, जिसको जरूरत है। मतलब ये कहना चाहते हैं हायर से लेके लोअर तक पहुंचाएंगे, यही ना? भाई हम क्यों देंगे? आप फैक्ट्री लगा रहे हैं, कमा रहे हैं, हम आपसे चंदा नहीं लेंगे, नहीं चाहिए। हमारा जो जेन्युइन टैक्स है दीजिए। जी। और जो हम माफ, पैसा क्यों माफ करेंगे? हम दे देंगे वो सब। देखिए, नीतीश कुमार कहते थे 2020 में, जब लालू जी के, जब तेजस्वी यादव जी ने जब कहा था कि मैं 10 लाख नौकरी दूंगा, आपको याद होगा जी। तो नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि कहां से पैसा आएगा? जेल से आएगा। लालू जी जेल में थे ना, चाहिए जेल से आएगा, बोले थे ना। जी जी जी। कहां से पैसा आएगा? पैसा भी आया, नौकरी भी आया। तो करने की क्षमता होनी चाहिए, और वो क्षमता हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव में है। जी जी जी। हम देख रहे हैं कि वो क्षमता है। बहुत दर्द है उनके शरीर, उनके आंखों में, उनके मन में बिहार के प्रति। उनका दर्द अगर आप सुनेंगे, कभी कभी उनका भाषण सुनेंगे, अगर ठीक से उनके दर्द को समझेंगे, तब आपको पता चलेगा ये 32-33 साल का लड़का, नौजवान, कितना प्रेम करता है बिहार के लोगों से, बिहार के रसने बसने वालों से। कोई जात पात नहीं। आप नौकरी दिया, उसमें क्या था? क्या उसमें सिर्फ एमओ समगन को मिला? नहीं, सबको मिला। लेकिन वो जो नौकरी मिला उसमें एक कमी रह गई थी। उस कमी में रह गई थी कि अब आपकी कमी हो चाहे नीतीश जी की कमी हो, बिहार के लोगों के नौकरी के बजाय वो आधी, बहुत ज्यादा नौकरियां यूपी और अदर स्टेट के लिए। क्या इसमें आप लोग को नहीं दिखा कि यहाँ गलती हुआ? देखिए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी का, आप जानते हैं कि उनका फैसला था, उनका तो दूरदृष्टि रहता है। हाँ, उनको तो प्रधानमंत्री बनना था। तो उस चक्कर में बेचारे बिहार के साथ सौतेलापन कर दिए। जी जी जी।
अब इस बात को आप समझते हैं। जी जी जी। तो उसमें कहीं हमारी पार्टी दोषी नहीं है। ये मंत्रिमंडल का फैसला था, जो फैसला था उसको तेजस्वी जी ने स्वीकार। मतदाता गहन जांच की अभी प्रक्रिया सरकार लेके आई है, चुनाव आयोग ने लेके आया है कि मतदाता को फिर से जांच किया जाएगा। इससे आपको के पार्टी को परेशानी क्या है? देखिए, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश का चुनाव जब आया था, तो उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने के लिए एक नोटबंदी आया था। उसका कुछ लाभ हुआ? वह नोटबंदी से आज तक हम लोग नहीं बढ़ पाए। 2000, हमको लगता है कि 2017 की बात होनी चाहिए, उससे उस समय से लेकर आज तक हम लोग नोटबंदी से नहीं उभर पाए। आज कैश नगद रुपया नहीं है, बैंक में जाइएगा तो ट्रांसफर करा लीजिए, नकदी मांगिएगा तो नहीं है। ये नोटबंदी का असर है। आज मतलब नोटबंदी की क्या आन पड़ी भाई? 25 दिन में आप कैसे कर लीजिएगा? रिकवरी आप पहले क्यों नहीं किए? अच्छा, 2024 में आपने लोकसभा का चुनाव कराया, प्रधानमंत्री बन गए आदरणीय मोदी जी, जी जी जी। उसी पर बिहार का चुनाव क्यों नहीं? और बदलाव हो रहा है तो पूरे देश का क्यों नहीं हो रहा है? क्या कारण आन पड़ा? जहाँ चुनाव हो रहा है वहीं ये साजिश है, फर्जी। कहते हैं लोग फर्जी लोगों का नाम है। अरे फर्जी लोगों का नाम काट दीजिए ना, कहां मना किया जा रहा है? आप जाइए, जांच करिए, फर्जी लोगों का नाम आप देखिए कौन कौन है, काटिए, उसमें थोड़े मना हम कर रहे हैं। लेकिन नया फॉर्म भरना, नए तरीके से घर घर जाना, और तमाम हर वार्ड में, हम तो अपने वार्ड में अभी निकल के आपके यहाँ आ रहे थे, तो हमारे घर के बगल में करीब 10 घर के लोगों ने कहा कि मेरे यहाँ घर आज तक पर्ची नहीं आया, आज तक वो पेपर नहीं आया है। मैं फोन लगाया बीएलओ को, बीएलओ मेरा फोन नहीं उठाया। अब आप बताएं, 25 तारीख तक हालांकि जमा कर देना फाइनल डेट है। भाई 25 तारीख जमा करे तो मेरा घर का हो गया, मेरे घर के बगल में जो 20 घर है नहीं हुआ, कब होगा भैया? क्या वो लोग मतदान नहीं कर पाएंगे? कैसे नहीं कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो फिर यही तो साजिश है, यही तो भाजपा समझ चुकी है कि अब की बार तेजस्वी सरकार। अभी तो जितना उनका सर्वे आया है, हर सर्वे में आरजेडी आगे है, ये लोग कहीं नहीं है। तो ये तो बीजेपी ना है, बड़का झुटका पार्टी है। ये तिकड़मबाजी जानती है, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी वोटिंग के नाम पर, कभी किसी के नाम पर सरकार बनाते आ रही है। हिंदू मुस्लिम वाला योजना नहीं चल पा रहा है कि ये अपनाया गया है? कितना दिन चलेगा? कितना दिन चलेगा? अब लोग समझ चुके हैं। अब लोगों को विकास चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को महंगाई से निजात चाहिए। कब तक खेलिएगा आप हिंदू मुस्लिम कार्ड? नहीं चलने वाला है, जनता समझ चुकी है। और वही समझना था कि आप जहां 400 पार करने के चक्कर में आपको 240 पर आ गए, अब क्या आ जाइएगा, आप 140 भी हो जाए तो बहुत है लोकसभा में। हाँ, लोकसभा में। अब 29 चुनाव में तो है, 29 साल नहीं है। तो यानी कि ये जो चुनाव है उसमें आप लोगों की पार्टी भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। ये जितने भी, अच्छा ये बताएं कि आप देख रहे हैं कि डेली जो है निर्वाचन आयोग हर दिन नया नया कानून बदल रहा है। पहले कहा कि 11 कागजात चाहिए, उसको छोड़ दिया। उसके बाद कहा कि 1 कागजात चाहिए, उसको भी छोड़ दिया। अभी कह रहा है कि बिना कागजात के ही आप फोटो लगाकर साइन करके दे दीजिए, फॉर्म भर दीजिए। अरे भाई, तो तुम उसी पर क्यों नहीं करा रहे हो? क्या दिक्कत है? अगर आपको लगता है कि इसमें बाहर के लोग हैं, उनका नाम काट दो ना, जांच कर लो ना, घर घर जाके देख लो कौन है कौन नहीं है, जांच कर लो, काट दो। क्यों हो रहा है इसे? अब 25 दिन में संभव है? कभी संभव नहीं है। ये बहुत बड़ी साजिश है, और इस साजिश को हम चलने नहीं देंगे। कल 10 तारीख है, कल सुप्रीम कोर्ट में गया है मेरे पार्टी के लोग और महागठबंधन के लोग गए हैं। देखिए क्या फैसला होता है। आप 25-24 में चुनाव कराते हैं जिस वोटर लिस्ट पर, और 25 में कहते हैं कि बदल दीजिए, सिर्फ बिहार का बदल दीजिए। क्यों? क्योंकि अगले साल बंगाल का चुनाव है, फिर बंगाल में बदलेंगे। अभी दिल्ली में हुआ है, इसके पहले दिल्ली में हुआ, बिहार में हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। आपने कुछ देर पहले बातों बातों में कहा कि आपके बेटे भी डॉक्टर हैं, आपके घर में आपकी बहू भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर लोग हैं, आप एक जनप्रतिनिधि हैं।
एक जनप्रतिनिधि होने के नाते घर में डॉक्टर रहते हुए आम जनता को क्या फैसिलिटी आप देना चाहेंगे? देखिए, हम जिस समाज से आते हैं, एक व्यवसायी समाज, वैश्य समाज से आते हैं। हमारे समाज के लोग ज्यादा व्यवसाय को अहमियत देते हैं, लेकिन मेरे परिवार में मैं पहला व्यक्ति हूँ कि सबसे पहले शिक्षा को आधार बनाया, और उसी की देन है कि मेरे घर में 6 भतीजी और बेटी मिलाकर 6 लड़कियां हैं। 6 में 5 डॉक्टर हैं। मेरा बेटा डॉक्टर है, बहू डॉक्टर है, बेटी तो डॉक्टर है ही, दामाद भी डॉक्टर हैं, 2-2 3-3 दामाद डॉक्टर हैं। तो हमको लगा कि धन तो कमा लेंगे, धन इधर से आएगा चला जाएगा, लेकिन शिक्षा ऐसा चीज है कि अगर बच्चों को शिक्षित कर देते हैं, शिक्षित बना देते हैं, तो दुकान फेल हो, दुकान नहीं चले, कोई अंतर नहीं पड़ता है उन लोगों के जीवन पर। उनका जीवन सदा बढ़िया से चलेगा। ये हमारा अपना सोच था। बेटियों को हम लोग नहीं पढ़ाते हैं, सोचते हैं कि 10-20 लाख लगा देंगे, खूब अच्छा अरबपति घर में ब्याह कर देंगे। ब्याह तो कर देंगे, लेकिन उसको अगर 10 रुपया भी लेना होगा तो उसे हाथ फैलाना होगा अपने पति के पास, अपने ससुर के पास। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। लेकिन मैं 8वां क्लास में जब मेरी बेटी थी, तो वाइफ बोली कि 10th में अब आ गई, अब लड़का देखिए। हम बेटी को बुला के कहे कि मेरी इच्छा है कि तुम डॉक्टर बनो। पढ़ाई में कमजोर थी, लेकिन उसने वादा किया कि मैं पूरा कोशिश करूंगी, और कोशिश कामयाब हो गया। तो बच्चों को अगर आप एक ट्रिक देंगे, एक उसमें नशा भरेंगे पढ़ने का, कमाने, जो जिस चीज में उससे आप प्रभावित करेंगे उसी तरफ वो लोग जाते हैं। तो मैंने अपने बच्चों में यही कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे घर का कोई जितना भी बच्चा है सब डॉक्टर बने। ये तो आपकी चाहत हो गई। अब हमारा प्रश्न था कि हाँ ठीक है, वो क्या लाभ है लोगों नहीं, को, जनता को उससे हाँ क्या फायदा लाभ है। देखिए, मेरा लड़का है डॉक्टर सानू गुप्ता, अभी गोपालगंज प्रैक्टिस करते हैं, हड्डी के डॉक्टर। हड्डी के डॉक्टर हैं। और एक भारत सरकार की योजना है जिसमें निःशुल्क इलाज होता है। अब भारत सरकार यानी कि भाजपा सरकार की योजना है? नहीं, ये देखिए, आयुष्मान अगर के तहत। आयुष्मान के तहत, आयुष्मान की शुरू हुआ था, कांग्रेस ने शुरू किया था। आपने उसको बहुत उसको आपने छोटा कर दिया आयुष्मान। इसको, हाँ, आयुष्मान का तो शुरुआत किए थे 2009 में माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुरू किया था, और उस समय व्यापक ऑन कैमरा बोल रहे हैं सर? हाँ भैया, आप अब देख लीजिए ना कब शुरू हुआ था। ये नाम कुछ दूसरा था उस समय, उसके बाद उन्होंने इसको अलग पेश किया। तो उस समय ये जिस प्रकार आयुष्मान योजना बहुत फेमस हुआ, उस समय भी गरीबों को लाभ मिलता था, गरीबों को इलाज होता था फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसको फिर इन लोगों ने नया एक नाम दिया और नए सिरे से शुरू किया। तो ये तो बहुत पुरानी योजना है, कांग्रेस ने शुरू की थी। बहुत सारी योजनाएं हैं कांग्रेस ने शुरू किया, उसका नाम बदल दिया गया है, अब कई योजनाएं हैं, तो उसमें लाभ मिलता है लोगों को, अच्छी बात है। आपके घर से क्या लाभ मिलेगा? मेरे घर से क्या लाभ? आपके घर के डॉक्टर लोग क्या देना चाहेंगे जनता आप एक बार जब मेरे यहाँ जाइएगा, किसी गरीब को भेजिएगा, मैं यहाँ नहीं करूंगा, आप भेजिए और देखिए कि क्या वहाँ लाभ मिलता है, गरीब लोगों को कितना फायदा होता है, उसके बाद अगर लाभ मिलता है तो मैं इसी चैनल के माध्यम से बोलता हूँ कि लाभ मिलेगा तो ये भी बात हम प्रकाशित करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो वो भी एकदम मिलेगा। जो भी गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, भाई जी अगर किसी को लिख के दे देंगे तो मैं वहां आदेश करूंगा कि फ्री इलाज और फ्री दवा मिलना चाहिए। केवल मेरे लिखने से कुछ तो होना चाहिए ना कि हाँ भाई ये गरीब हैं। चलिए, अब हम तो कुछ सर्टिफिकेट तो मांगेंगे नहीं, जो लोग आएंगे लगेगा कि ये गरीबी रेखा से नीचे है, उनका फ्री इलाज पहले भी होता था, अभी भी होगा। बहुत अच्छा लगा। मैं आपके इस ब्रॉडकास्ट को बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़े, और यहाँ इस कार्यक्रम में इस जिले के जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बड़ी सोच वाले लोग हैं, वो लोग भी आवे अपनी बातों को बाकी से रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और हमारी ओर से आपको अग्रिम शुभकामना।